जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नव वर्ष यानी नव संवत के शुरुआत के 3 महीने अप्रैल, मई और जून कैसे रहने वाले हैं। यानी सभी 9 ग्रह मिलकर इन 3 महीनों में कब कब राशि परिवर्तन करेंगे, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी एजुकेशन, आपके रोग, विवाह, वैवाहिक संबंध, संतान, प्रेम संबंध, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी नौकरी, व्यापार, प्रमोशंस, इन सब को लेकर उनका आपके जीवन पर क्या होगा प्रभाव, इसकी विस्तार से जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। हमारा ये वीडियो जनरली राशि के आधार पर होता है, लेकिन अगर आप लगन से देखना चाहते हैं, जैसे आपका वृश्चिक लगन है और आपको मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आप मंगल के गोचर को देखें। अन्यथा यह वीडियो राशि के आधार पर ही है। इस 3 महीनों में 3 मुख्य ग्रहों के परिवर्तन होंगे। गुरु का परिवर्तन, शनि का राशि परिवर्तन और राहु केतु का राशि परिवर्तन इन 3 महीनों में भी लगभग हो चुका होगा। इस 3 महीने के अंदर 9 ग्रहों की स्थितियां आपको क्या फल देने वाली हैं, उसकी विस्तार से जानकारी दूंगा। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन जानकारी भी बहुत उसके लिए मुख्य होगी, इसलिए एक एक ग्रह को लेकर हम यहाँ चलने वाले हैं। पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेंसी होती है। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। कुंडली बनाना, कुंडली दिखाना, वर्ग कुंडलियों से अध्ययन, ग्रहों की स्थितियाँ, प्लेनेट का स्ट्रेंथ, कुंडली मिलान, ये सब कुछ हम कुंडली के माध्यम से कर सकते हैं और भी बहुत कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। अब बहुत मोटे तौर पे फोकस अगर हम लगाएं तो जब अप्रैल का महीना शुरुआत होता है तो 1 अप्रैल के दिन ग्रहों की जो भूमिका है वो कुछ इस प्रकार है। और आप इसको देखें कि आपकी राशि से लगभग पंचम भाव के अंदर अगर हम देखें तो 5 ग्रहों का संबंध है। 5 ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं। छठा ग्रह है केतु। तो आप ये समझ जाइए कि भी इस महीने में 5वें घर से संबंधित घटनाएं ज़्यादा होती दिखाई देंगी। अब पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान का भाव है, तो पंचम भाव हमारे डिसीजंस, हमारी विजडम, हमारे निर्णय, हमारी बुद्धि का भाव है। जिसका 5वां घर ठीक प्रकार से काम कर रहा हो उसको जीवन में अधिकतर खुशहाली होती है, क्योंकि हमारी बुद्धि और हमारे डिसीजंस अगर करेक्ट वे में काम कर रहे हैं तभी हमें जीवन के अंदर सब कुछ ठीक मिलता है। जैसे सबसे पहले पंचम भाव में चल रहे हैं उच्च के शुक्र, जो यहाँ पर 1 जून 2024 तक वो यहाँ पर रहेंगे। अब खर्च भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, पंचम भाव में चल रहा है। जब खर्च का स्वामी 12वें का, नुकसान का स्वामी पंचम भाव में हो तो इसको कहते हैं अगर आप किसी प्रकार की एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं तो आपको अपनी एजुकेशन के ऊपर अपना फोकस ठीक प्रकार से रखना चाहिए। अन्यथा बहुत बार व्यक्ति आकर्षण के चक्कर में अपने जीवन के अंदर अपनी एजुकेशन को नुकसान कर लेता है, या ज़्यादा वरीयता, वो पढ़ाई से ज़्यादा वरीयता अपनी मौज मस्ती और आकर्षण, अट्रैक्शन को देता है। वही सप्तम भाव का स्वामी ग्रह भी यहाँ है, जिसको हम कहते हैं व्यक्ति का रुझान प्रेम संबंधों के प्रति ज़्यादा आकर्षित है, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है, तो इसको हम अट्रैक्शन के साथ साथ लस्ट भी बोलते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने ऊपर संयम बना के रखो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज ऐसी स्थितियों में आपके लिए ये आपके कैरेक्टर को लेकर भी सवाल खड़ा कर सकता है। ऐसी स्थितियों को बहुत बार देखा जाता है कि जिन लोगों के प्रेम संबंध चल रहे हैं उनका भी प्रेम संबंध के प्रति ज़्यादा उत्तेजना देखी जाती है, क्योंकि वो गुरु की राशि में है और गुरु सप्तम भाव में बैठकर राशि परिवर्तन बना रहे हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनका प्रेम संबंध परिवार वालों को पता लगे और हम बात करें आगे कि हमारी शादी करा दी जाए, तो इन शुरुआत के 3 महीनों में वो अपने परिवार के लोगों से बात साझा कर सकते हैं कि भाई हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमें शादी करनी है। तो यहाँ आपको उस चीज़ की पॉजिटिविटी या अनुमति मिल सकती है। ये चीज़ें इस चीज़ को दिखा रही हैं। ये शुक्र 1 जून को राशि परिवर्तन करके जब छठे भाव में गोचर करेगा तो यहाँ से बैठ के 12वें घर को देखेगा। अब ये स्थिति क्या है, दूर की यात्राओं के लिए जानी जाती है। बहुत बार क्या ऐसी स्थितियों में कहते हैं दूर की यात्राएं
कोई विदेश यात्रा, कोई हवाई यात्रा या किसी प्रकार की कोई बड़ी यात्रा करने का मौका मिलता है। और यात्रा है तो खर्च है, खर्च के भाव को प्लेनेट देख रहा है, तो खर्च भी होगा इस दौरान। किन चीज़ों पर? ट्रैवलिंग्स पर होगा या कुछ हेल्थ पर भी पैसा खर्च हो सकता है। हमारे दूसरे प्लेनेट हैं बुध ग्रह, और वो बुध ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करते दिखाई देंगे। पहली बात, बुध ग्रह नीच के हैं, लेकिन वो उच्च के शुक्र के साथ हैं, इसलिए उसका नीच भंग राजयोग है। क्योंकि वो गुरु की राशि में है और गुरु भी सप्तम भाव केंद्र में बैठे हैं, इसलिए फिर से इसका नीच भंग राजयोग है। इसलिए ये गुरु दिखने में बुध नीच का है, लेकिन ये नीचता के फल नहीं देगा। ऐसे प्लेनेट को मैं अच्छा ही प्लेनेट कहता हूँ। 7 मई तक बुध ग्रह की स्थिति अच्छी है, जो कि लाभेश होके लाभ स्थान को देख रहे हैं, इसलिए ये समय सोर्स ऑफ इनकम के लिए है। लेकिन क्योंकि पंचम भाव एजुकेशन भी है, पंचम भाव मेरी विजडम भी है, मेरी बुद्धि भी है, वहाँ पे जब बुध नीच का होकर चल रहा हो तो फैसले को लेने में जल्दबाजी ना करें, लोभ लालच से बचें। जो मिल गया उसे स्वीकार कर लो, बार बार उसमें जाके घुसना कि और मिल जाएगा और मिल जाएगा, उसके चक्कर में ना पड़े तो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। अब ये बुध 7 मई से 23 मई तक छठे घर में रहेंगे। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि भी जब बुध ग्रह, जिसको हम बुद्धि का कारक ग्रह कहते हैं, व्यापार का ग्रह कहते हैं, जब वो छठे घर में ट्रांजिट करे, कब? 7 मई से 23 मई तक। तब तक अपने व्यावसायिक, व्यापारिक, नौकरी और एजुकेशन से संबंधित कोई भी नया डिसीजन ना करें। जहाँ हैं जैसे हैं उसी स्तर पर काम करते रहें, आपके लिए ठीक रहेगा। 23 मई के बाद बुध का ट्रांजिट केंद्र में आ जाएगा। ये स्थिति फिर से आपके लाभ और आपके धन को अच्छी तरीके से सिक्योर करती दिखाई दे रही है। अगला प्लेनेट है यहाँ सूर्य। सूर्य ग्रह कर्म भाव के मालिक हैं, जो कि अभी देखा जाए तो 14 अप्रैल तक राहु के साथ है। और 14 अप्रैल तक जब राहु के साथ है तो देखा जाए तो यहाँ पे शनि भी है, लेकिन शनि को इन्होंने अस्त किया हुआ है। लेकिन सूर्य राहु का योग पंचम भाव में बन रहा है। कर्म भाव का मालिक अपने से 8वें घर के अंदर एक सूर्य राहु का दोष बनाकर बैठा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि ये सूर्य राहु का योग कर्म भाव के स्वामी होते हुए बना है। इसलिए 14 अप्रैल तक अपने व्यावसायिक फैसलों में जल्दबाजी ना करें, कोई परिवर्तन ना करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। नहीं तो कहते हैं बुद्धि से ही व्यक्ति का नुकसान होता है। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक ये जो सूर्य हैं ये यहाँ सप्तम भाव में उच्चस्थ अवस्था में दिखाई देंगे। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में सूर्य जो कर्म भाव के मालिक हैं वो छठे घर में उच्च, यानी ये स्थिति प्रोफेशनली स्ट्रांग है। कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार सभी के लिए अच्छा है। खासतौर पे जो लोग सरकार से संबंधित जुड़ के काम करते हैं, अधिकारियों से जुड़ के काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, सरकारी काम, सरकारी नौकरी संबंधित स्थितियों के लिए कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय फायदेमंद है, क्योंकि छठे घर में सूर्य यहाँ उच्च के होंगे। तो 14 अप्रैल से 14 मई सूर्य उच्च के, 14 मई से लेकर 14 जून सूर्य वृषभ राशि में होंगे अपने से दशम भाव में। यानी देखा जाए तो 14 अप्रैल के बाद प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है। ये लगातार सूर्य ग्रह ने हमें यहाँ बताया है। हमारे अगले प्लैनेट होते हैं शनि, जिन्होंने हाल ही में 29 मार्च को राशि परिवर्तन किया। शनि यहाँ पंचम भाव में, और मैं अधिकतर इसको यही कहता हूँ कि भाई चंद्रमा से 5वें घर में अशुभ ग्रह हो, लंबे समय तक चले, तो ये आपके लिए पनौती का काम करता है। पनौती यही है जो व्यक्ति अपनी ही डिफ़िकल्टीज़ अपने आप पैदा करता हो, अपनी ही गलती से लॉसेस करता हो, अपने ही लोभ लालच से अपना नुकसान करता हो, उसी के लिए, उसी को कहते हैं शनि की पनौती। अगर शास्त्र की माने, क्योंकि कुछ लोग इस पे कमेंट भी करते हैं कि जी जो साढ़े साती होती है वही पनौती होती है। आप किसी भी शास्त्र को उठाओ जो क्लासिकल्स बुक्स हैं, अगर उसमें साढ़े साती या ढैया नाम का शब्द मिले तो मुझे बताना। उसमें दीर्घ कल्याणी और लघु कल्याणी के नाम से साढ़े साती और ढैया को बताया गया है। उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है लोगों ने, जिसको साढ़े साती को यानी दीर्घ कल्याणी साढ़े साती हो गई, लघु कल्याणी यानी ढैया हो गई। कुछ शास्त्र में तो ढैया को जैसे चौथे घर का शनि है तो कंटक शनि, अष्टम का शनि है तो अष्टम शनि कहा गया, लेकिन कुछ लोग इसको ढैया ही कहते हैं। तो लोगों ने अलग अलग शब्द बनाए। तो मेरी जो क्राइटेरिया है, मुझे यही लगता है कि भी पनौती का मतलब ही यही है कि मैं अपने आप के लिए जब नुकसानदायी साबित होना शुरू हो जाऊं
तो वो मेरे लिए पनौती है। शनि पंचम भाव में हो, अशुभ ग्रह होने के नाते, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंचम भाव से ग्रहों का संबंध बन रहा है, और जिसकी बुद्धि सही काम कर रही है उसके लिए सब कुछ ठीक है, और जिसकी बुद्धि सही समय पर काम नहीं कर रही है उसके लिए सब कुछ खराब है। तो यहाँ मैं शनि के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि 29 मार्च को जब शनि का ट्रांजिट यहाँ होगा, तो आप आने वाले समय में अपनी बुद्धि से संबंधित फैसले बहुत जागरूक होकर लें, समझदारी से लें, जल्दबाजी से बचें। आपको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा वेट करें, होल्ड करें, किसी से सलाह मशवरा करके काम करें। चाहे वो आपकी एजुकेशन हो, लव लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, नौकरी हो या व्यापार हो, कुछ भी हो, बुद्धि में सभी का यूज़ होता है। इसलिए इससे सावधान रहिए। अगर आप इन चीज़ों में नहीं फंसते हैं तो शनि आपको कुछ नहीं करने वाले। राहु और केतु, जिनका ट्रांजिट आपकी बुद्धि भाव पे चल रहा है, पंचम भाव में राहु है, मीन राशि में है, गुरु की राशि में है, गुरु की पोजीशन अच्छी है, यानी ऐसे राहु को हम खराब राहु नहीं कहते। ये मैंने पहले भी अपने वीडियोस बनाए थे, उसमें बताया था लाभ का केतु है। लेकिन अब ये राहु केतु एक्सेस चेंज हो जाएगा। 18 मई को बाद देखें तो राहु आ जाएंगे चौथे घर में, केतु आ जाएंगे यहाँ। बहुत मोटे फॉर्म में कहें, चौथे घर में अशुभ ग्रह, 10वें घर में अशुभ ग्रह, इसका मतलब चौथे घर को बचाओ। पारिवारिक सकुशलता का ध्यान रखो, परिवार के अंदर कलह हो सकता है उसका ध्यान रखो, ठीक है, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है उसका ध्यान रखो। 10वें घर में केतु है, छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहो, गोपनीय शत्रुओं से सावधान रहो, सरकारी क्रियाकलापों में सोच समझ के काम करो। ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपका मान हानि होती हो, क्योंकि सूर्य की शत्रु राशि में केतु है। इस चीज़ का ध्यान आपको देना है। हालांकि इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ कि राहु 2025 में क्या दे रहे हैं, और अभी आगे भी राहु परिवर्तन पर इसके डिटेल से वीडियो में बनाऊंगा, तब आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। बात करते हैं धन के विशेष कारक ग्रह गुरु के बारे में कि भाई गुरु ठीक है तो सब ठीक है, और गुरु वाकई में ठीक है, क्योंकि गुरु पे हम कोई प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा सकते कि भाई बृहस्पति की प्लेसमेंट खराब है। 15 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होता है और गुरु पहुंचते राशि से अष्टम भाव के अंदर। अष्टम भाव सामान्य तौर पर अड़चन, दुविधा और परेशानी का भाव कहा गया। इस भाव में अगर कोई भी ग्रह जाता है तो उस भाव के ऊपर एक तरीके का प्रेशर या लोड पड़ता है या संघर्ष पड़ जाता है। गुरु ग्रह 8वें घर के अंदर चले गए, इसका सीधा मतलब है कि भी अब धन के लिए ये प्लेनेट कहता भी थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा सकता हूँ मैं आपका। जहाँ एक तरफ शनि की ढैया से मुक्ति हुई तो पनौती स्टार्ट हुई। गुरु 8वें घर में पहुँचेंगे और देखेंगे 8वें घर से बैठ के धन भाव को, इसका मतलब ये सोर्स ऑफ इनकम लगातार देंगे। लेकिन ये जो गुरु ग्रह है ये 12वें घर को भी देखता है, यानी खर्च भी कराएगा, इसलिए अपने धन पर संतुलन रखने की ज़रूरत है आपको। गुरु की स्थिति चौथे घर पे भी है, तो आने वाले समय में खास तौर पे मई के बाद अगर आप कोई ऐसी योजना बनाते हैं, कोई भूमि जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी लिया जाए, तो वहाँ यहाँ संभव दिखाई दे रही है। अब आती है मंगल की प्रवृत्ति, कि मंगल की प्रवृत्ति क्या कहती है, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी राशि के लॉर्ड है। राशि के लॉर्ड मंगल 8th हाउस में 5 अप्रैल तक ही दिखाई दे रहे हैं, यानी हमारे ऑलमोस्ट फल मंगल के हमें कहाँ मिलेंगे, यहाँ। अब राशि का मालिक 9th हाउस में भाग्य स्थान में, यानी मैं इस दौरान अगर कोई काम करूँगा तो मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। मैं जो मेहनत करूँगा उसमें मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। या 9वां घर पिता का भी है तो पिता का साथ संबंध भी ठीक रहेंगे, या पिता को सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। लेकिन 9th हाउस में मंगल नीच के हैं, इसलिए आपको एग्रेशन से बचना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको जल्दबाजी से बचना है। किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। किसी भी तरीके से आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको मंगल के पॉजिटिव फल चाहिए, आप चाहते हैं कि मेरा मंगल नीच का होकर मुझे परेशान ना करे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये मंगल कहते हैं 5 अप्रैल के बाद कि मैं 12th हाउस को देखता हूँ, इसलिए टूर ट्रैवलिंग यात्राओं से फ़ायदा, दूर स्थानों से जुड़कर काम करेंगे तो फ़ायदा। बहुत बार बैठे बिठाए अपने स्थान पे दूर के लोगों से जुड़कर काम होता है। यही एग्जैक्टली मंगल यहाँ 3rd हाउस को भी देखता है, तो यहाँ पर भी ये स्थिति क्लियर दिखाई देती है कि जितना ज़्यादा आने वाले समय में ट्रैवलिंग्स करेंगे, यात्राएं करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे, कम्युनिकेशन से जुड़ेंगे, बाहर के लोगों से संबंध बनाएंगे, उतना ये मंगल फ़ायदा देगा। बनिस्पत किसी भी प्रकार के लोभ लालच से बचें, जल्दबाजी से बचें, पेशेंस रखें, किसी प्रकार का क्रोध ना करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे महीने जितना ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे इन 3 महीनों में, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
कैसे होंगे आने वाले 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2025 के। जय श्री राम।